स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल CMC डिजिटल एजुकेशन में। गाइज हम लोगों ने मेरे पहले लेक्चर में थोड़ा सा मैंने अपना इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था और उसके बाद से मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको बताए थे कि मोल्स क्या होता है, आता कैसे है, फिक्स नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या होती है, ठीक, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया था और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था। तो हमने फंडामेंटल पार्टिकल के विषय में जानना था। यहाँ पे आके हमने लेक्चर को स्टॉप किया था और आगे हम लोग यहीं से अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो इसके पहले आप लोग लेक्चर मतलब सुनना स्टार्ट करो, देखना स्टार्ट करो। इससे पहले मैं सोचा हूँ कि थोड़ी सी आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी ला लो, इसलिए मैं एक शेर आपको सुनाने वाला हूँ। एक अजीब सा रिश्ता है मेरी और मेरी ख्वाहिशों के दरमियान, एक अजीब सा रिश्ता है मेरी और मेरी ख्वाहिशों के दरमियान, फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो मुझे जीने नहीं देती और मैं उन्हें कभी मरने नहीं देता। तो गाइज मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर भरो, अपने ख्वाहिशों को कभी मरने मत दो, ठीक है ना। तो हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, मूल कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ते हैं। हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स के विषय में जानते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल रखा है पहले से, फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, इनके चार्ज क्या होता है और इसकी मास क्या होते हैं, ठीक ना। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स बेसिकली किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए फंडामेंटल मतलब क्या। फंडामेंटल मतलब होता है गाइज आधारभूत, ठीक है। कोई भी किसी भी चीज़ की एक आधार होता है, ठीक ना, बेसिक चीज़ होती है, उससे और भी चीज़ें बनती हैं। जैसे कि अगर मैं एटम्स की बात करूं, मॉलिक्यूल्स की बात करूं, तो कहीं ना कहीं इसके फंडामेंटल क्या है, आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करोगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे बेसिक पार्टिकल, इनसे मिलके एटम, एटम से फिर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से उसके बाद से कंपाउंड, एनीथिंग मतलब आगे जो प्रोसीड होता है बनता है, ठीक ना। अगर सेम टाइप के एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो आप कह सकते हो कि एलिमेंट बन रहे हैं, और अगर डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड बनेंगे। तो गाइज अगर एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं सेम टाइप के एटम से या डिफरेंट टाइप के एटम से अगर कंबाइन कर रहे हैं तो फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि यहाँ भी मॉलिक्यूल्स बन सकता है फर्स्ट वाले केस में, सेकेंड वाले केस में भी। जैसे कि अगर वन टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन करेंगे तो फिर एलिमेंट बनेगा। लेकिन एलिमेंट अब मान लो कि 2 एटम ऑक्सीजन के हैं या नाइट्रोजन के हैं, मिलके O2 N2 बनाते हैं, तो ये भी तो मॉलिक्यूल हुए ना। अब सिंगल एटम होगा तो आप उसको बोलोगे कि एटम है, ठीक ना, और कंबाइन करके तो मॉलिक्यूल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड की बात करूँ तो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा, 2 or more than 2 एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप, ठीक ना, डिफरेंट एटम कंबाइन करते हैं फिर जो कंपाउंड बनाते हैं, तो ये भी वहाँ पे मॉलिक्यूल हुई है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे मैंने इसको दिया O2 N2 को आप ले सकते हैं CH4 C6H12O6, जिसको हम लोग ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन मैं इसको ये दे दिया क्योंकि आगे मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा तो थोड़ा सी आसानी होगी आपको, ठीक ना। फिलहाल आते हैं अपने हम फंडामेंटल पार्टिकल्स के विषय में। आपने शायद फंडामेंटल पार्टिकल वैसे तो समझ लिया होगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे अगर पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन बॉडी का फंडामेंटल क्या है, आप क्या बताओगे, ठीक। ये पूरी बॉडी जो है गाइज वो एक सेल से मिलके बनी हुई है, ठीक है ना। सबसे जो इसका सिंगल यूनिट मतलब बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल। तो पूरे बॉडी का फंडामेंटल क्या हुआ, सेल हो गया। जब आप स्पर्म ओवम फर्टिलाइज करते हैं जाइगोट बनता है, ठीक है। तो जो जाइगोट होता है सिंगल सेल जाइगोट, ठीक है ना, वो हमारे बॉडी का फंडामेंटल है, क्योंकि एक सिंगल सेल से फिर हमारी पूरी बॉडी बनती है, ठीक है ना, डिवीजन होता है आगे। तो ये सब एक्चुअली में बायोलॉजी का पार्ट है। मैं तो सिर्फ यहाँ पे इतना आपको समझाना चाहता हूँ कि फंडामेंटल आप किसे कहते हो, ठीक ना, शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, इसके मास और इसके चार्ज क्या है। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स के हैं, इन्हीं की मैं बात करने वाला हूँ। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻27 kg एंड न्यूट्रॉन का मास होता है गाइज 1.67 × 10⁻27 kg। दिस इज ओनली फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू गाइज, मैं यहाँ पे मार्किंग करना चाहूँगा, दिस इज ओनली फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 × 10⁻90 कूलम, इतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है, बट पॉजिटिव होता है 1.6 × 10⁻90 कूलम। और गाइज यहाँ पे देखो तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, इसलिए हम 0n1 लिखते हैं, ओके। तो गाइज मैं यहाँ पे बोल रहा था कि सिर्फ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास को इक्वल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपसे बेसिकली अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में
किसका मास ज़्यादा होता है। तो गाइज हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे जो न्यूट्रॉन का मास होता है, ठीक है, वो स्लाइटली प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए डायरेक्टली कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास में से किसका ज़्यादा होगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, ठीक है ना। तो अगर आप मॉडर्न फिजिक्स वैसे भी पढ़ते हो तो देखते वहाँ पे ये देखा होगा कि न्यूट्रॉन हमेशा प्रोटॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो में आसानी से ब्रेक हो जाता है। लेकिन गाइज अगर आप यहीं प्रोटॉन की बात करोगे तो ये भी देखते हो कि ये भी ब्रेक होता है और ये न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो में टूटता है। तो गाइज यहाँ पे न्यूट्रॉन एक हैवी मास पार्टिकल है, स्मॉल मास पार्टिकल में ब्रेक हो रहा है, ठीक है, कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है, हम वहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये बात तो समझ में आती है, लेकिन एक स्मॉल मास पार्टिकल एक हैवी मास पार्टिकल में टूट रहा है तो ये बात थोड़ी सी हमको मतलब समझ में नहीं आती है यहाँ पे। तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने न्यूक्लियर फिजिक्स अगर पढ़ा है तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली में हम जानते हैं E=mc², ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोटॉन क्या करता है, अपने मास को बढ़ाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, मास को बढ़ाता है, और प्रोटॉन फिर न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो में टूट जाता है। फिलहाल मुझे तो सिर्फ इतना बताना था कि अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए डायरेक्टली तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से स्लाइटली ज़्यादा होता है। ज़्यादा क्यों होता है मैंने रीजन बता दिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब हम लोग इस पे बेसिक्स क्वेश्चन करेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स पे, और आगे मैं इस पे मोर कॉन्सेप्ट में जो मेन फंडा में बताने वाला हूँ, जिसे यूनिटरी मेथड मैंने बताया था कि काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है, तो इसको अप्लाई कैसे करना है, इसे सिंपल वे में कैसे कैलकुलेट करना है, ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको नोट करिए फिर हम बताते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल के विषय में जान लिया है, और फंडामेंटल पार्टिकल के विषय में जानने के बाद अब हम लोग आगे इस पे जो क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, ये जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊँगा वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। तो और एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से लिंक्ड होगा, तो आप पहले क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से समझें तभी दूसरे पे प्रोसीड करें, ठीक है। अभी कोई फार्मूले नहीं बताने वाला हूँ, फार्मूलों की आवश्यकता होगी तो मैं वहाँ पे बताऊँगा, ठीक है ना। सबसे बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके गाइस। तो हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है इस चीज़ का कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है। सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है कि 1 मोल पे इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास हो तो उसका चार्ज कितना होगा गाइस। तो मैंने आपको फंडामेंटल पार्टिकल में बता रखा है कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है ये मालूम है। तो ये भी मैंने बता दिया है कि 1 मोल अगर किसी भी सब्सटेंस का है, कोई भी एंटिटीज हो, कोई भी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अगर हम 1 मोल की बात करते हैं तो 6.022 × 10⁻23 होगा, ठीक ना, इस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे गाइस हम जानते हैं कि चार्ज ऑफ 1 मोल चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 1.6 × 10⁻90 कूलम। और अगर हम 1 मोल की बात करें तो इसलिए चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻90 कूलम। और हम 1 मोल के लिए यहाँ पे अगर इसको Na से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो नंबर, ओके गाइस। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। अब बेसिकली जब आप इसे कैलकुलेट करोगे यहाँ से तो ये हो जाएगा आपका 1.6 × 10⁻90 कूलम। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 6.022 × 10⁻23 से, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ये नियर अबाउट 96500 कूलम, और इसी को गाइज हम बोलते हैं 1 फैराडे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यदि आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है
तो उसका जो चार्ज होगा वो 96500 कूलाम होगा। और गाइज इसको बोलते हैं हम लोग 1 फैराडे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप पहले मार्क कर लो कि अगर आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो चार्ज होगा वो होगा 96500 कूलाम, और इसी को हम लोग बोलते हैं 1 फैराडे गाइज। तो आपको पता है कि इसको क्या करना है, हमको इसको हम लोगों को MTR करना है, मतलब हम लोगों को रटना है गाइज, ठीक है ना। क्योंकि कुछ चीज़ें अगर अब जैसे कि मैं मान लीजिए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, बोल दिया 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे 2 फैराडे, 2.5 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2.5 फैराडे होंगे, ठीक ना। तो ये चीज़ आप डायरेक्टली याद रखोगे। आगे ऐसे भी जानते हो कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत लिमिटेड टाइम होता है, पर क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट मिलता है आपको। तो आप जितना टाइम बचा सकते हो कैलकुलेशन में उतना आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक ना। तो ये चीज़ आप नोट कर लो, फिर मैं इसके आगे एक्सप्लेन करता हूँ गाइस। तो थोड़ा कंसेप्चुअल बेस जो पार्ट है पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे कैरी आउट करते हैं। जैसे गाइस अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास सोडियम का एक एटम है, ठीक है, सोडियम के एक एटम से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालूं तो क्या बनेगा, सोडियम का आयन बन जाएगा +1 इलेक्ट्रॉन होगा गाइस, ठीक। लेकिन ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं निकल जाता। अगर सोडियम सॉलिड फॉर्म में है, अगर मान लो कि ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक ना, तो सॉलिड को पहले तो वेपर में बदलने के लिए आपको सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। सब्लिमेशन एनर्जी दोगे तो सोडियम गैस के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर आप आयोनाइजेशन एनर्जी दोगे तो सोडियम प्लस में आएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। गाइस ये थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेटिव चीज़ है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो एक सोडियम एटम से हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है ना। प्रोसेस क्या है ये मैंने थोड़ा सा समझा दिया। ऐसे गैसियस फॉर्म में है तो डायरेक्टली आयोनेशन एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अगर इसका डिफिनीशन देखो तो ऐसे हम लोग बोलते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एटम्स इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। तो इसको मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे इसको एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल इतना आप जान लो कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है और कैसे किस तरह के एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन आप आयोनाइजेशन एनर्जी दे के निकाल रहे हो तो कहीं ना कहीं ये गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक ना। तो बेसिक बात जो थी यहाँ पे कि अगर एक एटम से निकालेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि अगर हमारे पास एटम्स जो हैं वो 1 मोल होता है, ठीक है। तो 1 मोल अगर एटम है तो 1 मोल निकालेंगे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन भी रिमूव होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास सोडियम का 1 मोल एटम होता तो हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होता, तो टोटल चार्ज कितना आता 96500 कूलाम, और इसको हम बोलते हैं 1 फैराडे, ठीक है। ये तो हमने सोडियम के रेस्पेक्ट में देखा। लेकिन क्या है, मान लीजिए कि कहीं आपको वो मैग्नीशियम को दे दे, ठीक है, तो आप जानते हैं कि मैग्नीशियम जो है एल्कलाइन अर्थ मेटल है, +2 में एग्जिस्ट करता है। तो ये ब्रेक होगा Mg+2 में +2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ओके। तो कहीं ना कहीं हम अगर एक एटम की बात कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। अगर मान लो कि इसके 1 मोल होते तो, ठीक है, तो 1 मोल एटम से यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। इसका मतलब गाइज कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि ये अगर कूलाम में पूछेगा तो 96500 × 2 करेंगे तो आएगा आपका कूलाम में आंसर, और या तो इसको मैं सीधे कर दूंगा कि ये 2 फैराडे होगा, ठीक है गाइज। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, इस पे बेसिस में थोड़े से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जिससे आपका फंडा और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो पहले तो क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। कैलकुलेट चार्ज ऑफ द फॉलोइंग इन फैराडे यूनिट, फैराडे यूनिट, ठीक है। तो गाइज क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे नोट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, 2.5 ग्राम आयन ऑफ Na+। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 3.8
ग्राम आयन ऑफ सल्फेट आयन एंड अगर बात करें 4.5 ग्राम आयन ऑफ नाइट्राइड आयन, एन पे -3 होता है गाइस। तो इसके चार्ज आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। एक चौथा क्वेश्चन भी दूंगा, पहले इसको आप हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक बार तो आप देख लो ताकि आप कॉन्सेप्ट तो समझ जाओ कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली में क्या है। ऐसा तो मैंने कॉन्सेप्ट पहले एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन भी आप देख लो। जैसे यहाँ पे पूछा है गाइज 2.5 ग्राम आयन अगर सोडियम के हैं तो उस पर टोटल चार्ज कितना होगा। मैंने सिंपली फैराडे यूनिट्स में पूछ लिया है, ठीक ना। तो आप एक चीज़ का तो ध्यान रखो, मैंने पिछले टर्न पे बताया था कि कहीं पे अगर ग्राम आयन है, कहीं पे ग्राम मॉलिक्यूल है, कहीं पे ग्राम एटम है, तो ये मोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली बच्चे यहीं पे गलत करते हैं, वो ये सोचते हैं कि 2.5 ग्राम अब सोडियम है, ठीक है ना, ग्राम है तो 2.5 ग्राम समझ लेते हैं, फिर इसका मोल निकालने के लिए इससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे यहीं पे आप गलत कर दोगे, क्योंकि अगर ग्राम आयन साथ में आ गया, देयर इज नो एनी पंक्चुएशन, तो ये मोल को रिप्रेजेंट करेगा गाइज, ठीक है। तो सबसे पहले गलती तो यही हो जाती है। अब यहाँ तक आप समझ गए तो फिर आसान है आपके लिए। यहाँ पे अब 2.5 ग्राम आयन मतलब 2.5 मोल आयन हो जाएंगे सोडियम के, तो 1 मोल 1 फैराडे को रिप्रेजेंट करेगा। तो गाइस सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2.5 मोल हो जाएगा, ठीक है। 2.5 मोल सोडियम के हो जाएंगे एंड टू एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब लूज कर रहा है, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा सीधे सीधे 2.5 फैराडे चार्ज। अब गाइस अगर हम सल्फेट यहाँ पे आयन की बात करें, यहाँ पे भी सेम बात होगी। 3.8 ग्राम आयन बोला है, यानी 3.8 मोल आयन होगा। तो अगर 3.8 मोल के लिए पूछ रहा है तो 1 मोल से 1 फैराडे, 3.8 मोल है तो 3.8 फैराडे, और 1 मोल अगर सल्फेट आयन है तो उससे 2 का चार्ज है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 7.6 फैराडे। ऐसे इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो गाइस आप। यहाँ पे 4.5 ग्राम आयन ऑफ नाइट्राइड आयन पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल तो दिया है 4.5 मोल आयन, तो ये हो जाएगा 4.5, ठीक। अब एक एटम से कितने चार्ज आ रहे हैं, -3 के, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 13.5 फैराडे, ठीक है। अगर आपको इसको फैराडे से कूलाम में पूछ लेता तो यहाँ पे 96500 से आप मल्टीप्लाई कर देते। अब क्या एक मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आप ये बताओ कि अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता कि मान लो 1.5 ग्राम एटम ऑफ एल्युमिनियम पे चार्ज कितना होगा, तो आप बता पाओगे आप शायद, क्योंकि इतना एक्सप्लेन कर दिए हैं तो क्लियर तो हो गया होगा फंडा आपका। तो अगर देखा जाए तो बेसिकली क्या करते हैं बच्चे, ये सोचेंगे कि इसका 1.5 मोल है तो 1.5 फैराडे, और एक एटम पे चार्ज 3 का आएगा तो ये हो जाएगा 4.5 फैराडे, ठीक है। ये गलत है। अब पूछो क्यों आप गलत है, वो इसलिए गलत है कि यहाँ पे हम आयन मतलब कैटायन चाहे एनायन होगा वो उस पर चार्ज होगा, ठीक है ना। लेकिन हमने यहाँ पे क्या बोला है, हमने बोला है यहाँ पे 1.5 ग्राम एटम ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एटम यहाँ पे न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं तो कोई चार्ज ही नहीं होगा, ये तो न्यूट्रल है, 0 होगा, ठीक ना। तो इस पर क्या होगा, इसका आंसर सीधे सीधे आप यहाँ पे लिख सकते हो 0, ठीक है, 0 फैराडे होगा। तो गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे हमने। पहले आप इसको नोट कर लो। आज फंडामेंटल जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सब कवर करा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से मैं आपको बताऊँगा मोल की इक्वेशन कैसे आती है, ठीक है, एटॉमिसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, इन सब 4 चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक। लेकिन पहले आप फंडामेंटल अच्छे से क्लियर करो ताकि एक बार पढ़ना पड़े, बार बार ना पढ़ना पड़े। तो कैलकुलेटर हम लोग बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 2 बेसिक क्वेश्चन किए,
ठीक है, चार्ज के बारे में। अब फंडामेंटल पार्टिकल पे एक अलग क्वेश्चन आता है, ठीक है। कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो गाइस सिंपली इसने ये पूछा है कि अगर आपके पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उस पर टोटल उसका मास क्या होगा, ठीक। कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इतना याद रखिएगा कि मेरा हर एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ होता है, रिलेटेड होता है, तो अच्छे से समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने पूरा, तो हम यहाँ पे जानते हैं कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही फंडामेंटल पार्ट में बता दिया, 9.1 इंटू 10⁻31 kg गाइज। अब अगर 1 मोल के लिए पूछा है तो यहाँ से इसलिए हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू Na कर देंगे गाइज, ठीक है ना। अब इसको अगर टोटल अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 9.1 इंटू 10⁻31, ऐसे तो इसकी वैल्यू होती है 6.022, लेकिन जब भी आप कैलकुलेशन करो तो आई थिंक 022 हटा दो, क्योंकि वैसे भी सिग्निफिकेंट फिगर देखोगे तो इसको राउंड अप करोगे तो इसको 6 लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखो 6 इंटू 10⁻23। अब गाइस जब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू 6 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। तो नेक्स्ट यहाँ से अगर हम कैलकुलेट 6.54, तो ये हो जाएगा 54.6 इंटू हो जाएगा 10⁻⁻8, ठीक है, ये हो जाएगा kg। तो अगर यहाँ से थोड़ा सा आप इसको चेंज करो, अगर मैं इसको पावर 6 करता हूँ, ठीक है, तो ये दशमलव यहाँ पे शिफ्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ से हो जाएगा 0.546 इंटू 10⁻⁻6 kg। तो गाइस यहाँ से मैं इसको एक भी लिख सकता हूँ कि 0.546 माइक्रो kg, ओके। इसको मैंने चेंज कर दिया, या एक बार और इसको अगर हम चेंज करते हैं 0.546 इंटू 10⁻⁻6 इंटू kg को अगर हमको मिलीग्राम में लिखना है तो हमको पता है 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम में 1000 होता है मिलीग्राम, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सीधे सीधे कि अगर kg को डायरेक्टली हम चेंज करें तो हो जाएगा 10⁻³ ग्राम, इसको मिलीग्राम में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से गाइस अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 0.546 मिलीग्राम, या इसको हम बोलते हैं 0.55 मिलीग्राम। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस, तो इसको आप लोग डायरेक्टली याद रख लो तो ठीक है। तो अगर पूछा था कि हमको 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास निकालना था तो 0.55 मिलीग्राम आप याद रख लो, या इसको यहाँ से 0.546 माइक्रो किलोग्राम, ठीक। कोई भी आके याद रख लो, बाकी आप चेंजमेंट तो आप खुद कर सकते हो, ठीक ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा, हाउ मेनी moles of electrons will weight 1 kg, ठीक है गाइस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम इलेक्ट्रॉन के कितने मोल ले लें कि जब हम उसको वेट करें तो 1 kg आए, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर आपने पहले वाला क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ लिया है, मतलब समझ लिया है, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो सेकंड क्वेश्चन में उसका डाटा आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है, या आप शुरू से कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने पहले वाली कैलकुलेशन 1 मोल इलेक्ट्रॉन है उसका मास का कैलकुलेटर हमने कर लिया है, और हमने बताया यूनिटरी मेथड में जिस चीज़ को फाइंड आउट करना है हम उसको राइट हैंड साइड में रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद से हम अगर एक यूनिट एक
का अगर फाइंड आउट कर लें तो बाकी के लिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 1 kg, ठीक। अब हमको पता है कि जो हम लोग 1 मोल का मास निकाला था, ठीक है, वो कितना है 0.546 इंटू 10⁻⁻6 kg, ठीक है। ये जो आया था 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास आया था, यहाँ पे लिख दूँ मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके गाइस। तो अब यहाँ से अगर मैं 1 kg का मास निकालना चाहूँ तो 1 kg के लिए मैं यहाँ से लिख दूँगा कि 1 बाई हो जाएगा 0.546 इंटू 10⁻⁻6 kg -6 kg, ओके। तो इसको यहाँ से एक बार सिंपलेस्ट फॉर्म में आप चाहो तो कर लो। यहाँ से पॉइंट हटा कर अगर मैं यहाँ से पॉइंट लगा दूँ तो हो जाएगा 10⁻⁸ गाइज, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 10⁸ बाई 54.6, ये आ जाएगा मोल्स, ठीक है। तो इतने मोल्स अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे और हम उसको वेट करेंगे, ठीक है, तो उसका जो वेट होगा वो होगा 1 kg गाइज, ठीक है ना। तो एक्चुअली मैं ये डाटा मैंने इसी फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि जब एग्ज़ाम में आया था तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ था इसी तरह से दिया हुआ था। अब अगर ये मेरा 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो मैं सेम क्वेश्चन को आपको दूंगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए मैं दे दे रहा हूँ, आप इसको करना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करूँगा, सॉल्व करूँगा, लेकिन आप खुद से प्रयास करना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन दिया था कि हाउ मेनी मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 1 kg मैंने बोला। यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन नहीं दूंगा कि कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन। मैं सेकेंड क्वेश्चन दूंगा जिसमें पहला क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएगा। तो आप 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, दोनों ट्राई करना, उसके बाद नेक्स्ट टर्म पे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो मेरा सेकेंड क्वेश्चन है इसके बाद आपसे कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स will weight 500 ग्राम, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन विल वेट 500 ग्राम। इसके बाद से और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक और लिख ली कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन will weight 900 ग्राम। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो गाइस, एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमको मिलने वाला है, और वो रिजल्ट हमको याद करना है, मतलब याद करके रखना है, दिमाग में उसको फिट करके रखना है। ये 2 क्वेश्चन आप ट्राई करोगे तो मैं समझ लूँगा कि जितना मैंने पहले पढ़ाया है और जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसे अपने बखूबी समझ लिया है। अगर कोई भी चीज़ आपको मान लो कि प्रॉब्लम होती है इसमें समझने में, तो आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तो मैं इसको एक बार और रिवाइज करा दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस।